नमस्कार। आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस की। मुझे लगता है कि पर्सनल फाइनेंस हम सब के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि स्कूल जाना। और मुझे आश्चर्य भी होता है कि हमें हमारे स्कूल में ये सब क्यों नहीं सिखाया जाता। जिस तरीके से स्कूल में हमें हर चीज़ के डिसिप्लिन्स और मॉरल सिखाए जाते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने यूट्यूब पर पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कई वीडियो देखे। अधिकतर वीडियो में पर्सनल फाइनेंस के नाम पर लोग सेविंग की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर्सनल फाइनेंस के बस एक टूल्स हैं, जबकि पर्सनल फाइनेंस एक अलग टॉपिक है, सेविंग एक अलग टॉपिक है और इन्वेस्टमेंट एक अलग टॉपिक। तो पर्सनल फाइनेंस आखिर होता क्या है, इसे आपको क्यों करना चाहिए और इसमें आपका क्या गोल होना चाहिए, इन सब बातों को लेकर प्रैक्टिकली आज तक ये किसी ने डिस्कशन नहीं किया है। और यही रीज़न है कि आपको ये काफ़ी मुश्किल लगता होगा या आप इसके लिए एक्सपर्ट्स को ढूंढने की कोशिश करते होंगे। लेकिन मैं आपको पर्सनल फाइनेंस एकदम आसान तरीके से और व्यवहारिक रूप से समझाने वाला हूँ। इसके बाद आप खुद अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सनल फाइनेंस क्या है? पर्सनल फाइनेंस एक तरह की सोच है। ये एक डिस्कशन है जो आप खुद से करते हैं। देखिए, दुनिया को तो आप झूठ बोल सकते हैं कि आप कितना कमाते हैं, आप महंगी गाड़ी खरीद लेंगे, आप महंगा मोबाइल खरीद लेंगे ताकि समाज को लगे कि आप एक अमीर व्यक्ति हैं, भले ही आपने ये उधार पे क्यों न लिया हो। लेकिन क्या आप खुद से झूठ बोल सकते हैं? आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपसे बेटर और कोई नहीं जानता है। और यही रीज़न है कि आपका पर्सनल फाइनेंस भी आपसे बेटर और कोई नहीं कर सकता है। पर्सनल फाइनेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बस आप एक बार करके छोड़ दें। आपको हर महीने इसके लिए थोड़ा समय निकालना होगा ताकि आप अपने आर्थिक स्थिति, अपनी सेविंग, अपने इन्वेस्टमेंट और अपने पूरे जीवन का भी एक बार मूल्यांकन करते रहें और इसमें जो भी सुधार की गुंजाइश हो वो भी करते रहें। अब बात करते हैं कि आपके गोल्स क्या होने चाहिए। मेरे हिसाब से पर्सनल फाइनेंस के सिर्फ दो मेन गोल होते हैं, जिसमें से पहला है डेट फ्री। देखिए, ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा कि आपको अपने जीवन को उधार से बचा के रखना है। आप चाहते हैं कि आप अमीर बने, लेकिन हमारे चारों तरफ जो सिस्टम बनाया गया है वो चाहता है कि हम गरीब बने रहें। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आप देखेंगे, जब तक आपका इनकम रिटर्न जो है 3 लाख के नीचे जा रहा होता है, कोई आपको पूछता तक नहीं है। लेकिन जैसे ही 3 लाख के ऊपर होता है, आपको दुनिया भर की कॉल्स आने लगेंगी। कोई क्रेडिट कार्ड का ऑफर देगा, कोई पर्सनल लोन का ऑफर देगा, कोई ईएमआई पे बेट डील्स देने की कोशिश करेगा। देखिए, जितने भी सारे ये टर्म्स हैं, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, लोन, ये सब ना उधार के ही फैंसी वर्ड्स हैं। और एक बार अगर आप इन सब के चक्कर में पड़ गए तो आप खुद ही अपने अमीर बनने की संभावना को तबाह कर देंगे। जब तक आप अपने उधार को मैनेज करना ना सीख लें, तब तक आपको हर तरह के उधार से बच के रहना चाहिए। उधार लेना, उसकी लिमिट तय करना और अपने उधार को कैसे मैनेज करना है, ये सब मैं आपको आने वाले वीडियोस में और डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन अभी जब आप अपने पर्सनल फाइनेंस की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि आप उन सब चीज़ों में पैसे खर्च करना बंद कर दीजिए जो आपको लगता है कि ज़रूरी नहीं है। स्पेशली उधार लेके मोबाइल मत लीजिए, उधार लेके गाड़ी मत लीजिए। और जो भी बिना ज़रूरत की चीज़ है, अगर वो आपको लेना ही है तो उसके लिए एक प्लानिंग के साथ पैसे इकट्ठा करिए और फिर उस चीज़ को लीजिए। कभी भी ईएमआई या उधार पे लेने की कोशिश मत करिए। जो दूसरा मेन गोल होता है वो है फाइनेंशियल फ्री होना। ये पर्सनल फाइनेंस का इनफैक्ट सबसे बड़ा गोल होता है। हर कोई चाहता है कि वो फाइनेंशियल फ्री हो। फाइनेंशियल फ्री होने का मतलब है कि बिना काम किए हुए भी आपके सारे खर्चे चलते रहें। यानी कि अगर अभी आपको अपने महीने का खर्च लगभग 25,000 रुपये लगता है और अगर आप आज की डेट में अपनी जॉब या अपना बिजनेस छोड़ दें, तो भी क्या ये 25,000 रुपये आपके पास किसी और सोर्स से आ सकते हैं? अगर ऐसी कंडीशन बन गई है तो ये माना जाएगा कि आप फाइनेंशियल फ्री है, यानी आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। यही दो बेसिक गोल्स हैं पर्सनल फाइनेंस को करने के लिए। तो अब प्रश्न आता है कि हम क्या करें और इसे कैसे करें। लेकिन एक और सवाल है जो बहुत ज़रूरी है, और वो है कि कब करें। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर हमें सेविंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम उसे क्यों करें और किस लिए करें। और इसी वजह से कई लोग अपना सेविंग स्टार्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो बस यूज़लेस है, मैं क्या करूँगा पैसे बचा के। तो मैं आपको एक सिंपल फ्लो चार्ट दिखाता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ लाइफ फाइनेंस। इसके ज़रिए आप अपने पूरे जीवन को मैप आउट कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से मैंने इसको 4 भागों में बांट रखा है।
अब हम देखते हैं कि जीवन के हर पड़ाव पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें या सबसे बड़े खर्चे क्या होते हैं। बात करते हैं शुरुआत से, पैदा होने से लेकर 25 साल की उम्र तक। ये जो समय होता है, इसमें जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हैं हमारी पढ़ाई, एक मोबाइल फ़ोन और एक बाइक। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि एक टीनेजर को और कुछ ज़रूरत लगती होगी। ये सब जो चीज़ें हैं वो मैक्सिमम हमारे पेरेंट्स के द्वारा ही फुलफ़िल कर दी जाती हैं। सेकंड पड़ाव में बढ़ते हैं, जो कि है 25 साल से 40 साल की उम्र। इसमें जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण खर्चे होते हैं वो है हमारी शादी, एक कार और एक घर। इसमें से भी कई चीज़ें हमारे पेरेंट्स के द्वारा ही फुलफ़िल की जाती हैं, कई हमें खुद से करनी पड़ती है। जैसे कि शादी अक्सर पेरेंट्स के द्वारा ही कर दी जाती है। कार के लिए भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स कुछ इंडोर्स कर दें। ठीक है, तीसरे पड़ाव की बात करते हैं, 40 साल से 60 साल की उम्र। ये उम्र है जो कि पूरी तरह से हमें अपने बच्चों पे गुजारनी होती है। तो इसमें जो हमारे सबसे बड़े खर्चे होते हैं वो हैं हमारे बच्चे, उनकी पढ़ाई और उनकी शादी, और ये पूरी तरीके से हमारे ऊपर होते हैं। अब बात करते हैं चौथे फेज़ की, जो कि है 60 साल के बाद की उम्र, यानी कि रिटायरमेंट की उम्र। तो ऑब्वियसली बात है, जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो है हमारी रिटायरमेंट का। और अगर हमारे बच्चे की शादी नहीं हो पाई है इस फेज़ में, तो वो भी यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर होता है, और ये भी पूरी तरीके से हमारे ऊपर होता है। ये मैंने आपको बता दिया जो एक आम आदमी के जीवन के बेसिक पड़ाव हैं और जो बेसिक खर्चे हैं जो लगभग सबके ही लाइफ में आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें इन सब के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी। तो फेज़ 1 की बात करते हैं। अब चूँकि ये पूरी तरीके से हमारे फैमिली के द्वारा ही इंडोर्स किया जा रहा है, यानी खर्च किया जा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा इसमें कुछ नहीं लगने वाला है ना, 0 रख लेते हैं। अच्छा, एक और बात है, अगर हम इसको प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक चीज़ और है जो फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच में आती है और जो आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च करवाता है। कई केसेस में तो ये यूथ की सैलरी का 20 से 50% तक भी ले जा सकता है। और ये जो फैक्टर है ये है गर्लफ्रेंड का। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो ये फैक्टर भी आपको कंसिडर करके चलना होगा, क्योंकि जो ये खर्च होने वाला है ये भी आपकी कमाई से ही जाने वाला है। तो इस फैक्टर की वजह से हम इस फेज़ में 25,000 रुपये बढ़ा लेते हैं। चलिए बात करते हैं फेज़ 2 की। इसमें आपका क्या खर्च होने वाला है? शादी जो है मैक्सिमम टाइम आपके पेरेंट्स ही आपके लिए अरेंज करते हैं, बट इसमें भी कई चीज़ें होती हैं। बैचलर पार्टी है, अपना मेकअप है, अपने अरेंजमेंट्स हैं, आपको पता ही होगा। तो इसके लिए हम रख लेते हैं अपने लिए 1 से 2 लाख का खर्च। अब बात करते हैं कार की। 2 कंडीशन है, या तो आपके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे या पूरी तरीके से आप खुद से लेंगे। तो एक आम आदमी की जो कार की वैल्यू है वो लेके चलते हैं 2 से 6 लाख। बात करते हैं घर की। या तो आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप इसको EMI पे ले लें, तो कुछ डाउन पेमेंट आप अभी करेंगे और कुछ आगे आने वाले सालों में। तो भी इसको भी हम जो है आम आदमी के घर के हिसाब से डाउन पेमेंट से लेके घर की कीमत तक का 2 से 40 लाख रुपए रख लेते हैं। टोटल बनता है ये आपकी इस फेज़ का 5 से 50 लाख रुपए। बात करते हैं फेज़ 3 की। बच्चों के नॉर्मल एंड हायर एजुकेशन पर उस समय के हिसाब से आपका कम से कम 10 से 15 लाख रुपए खर्च होने वाला है। बात करते हैं उनकी शादी की। आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी 5 से 25 लाख रुपए खर्च करना चाहें, ठीक है। टोटल ये होता है आपका 15 से 40 लाख रुपए। अच्छा, और ये पर किड के हिसाब से, मतलब ये एक बच्चे का खर्च है। अगर आपके 2 बच्चे होते हैं तो ये खर्च बढ़ के आपका 30 से 80 लाख भी हो सकता है, और अगर 3 बच्चे होते हैं तो यही खर्च बढ़ के 45 लाख से 1.25 करोड़ तक भी हो सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं फेज़ 4 की, जो कि है आपके रिटायरमेंट की। इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए एक दूसरा तरीका है। अब मान लेते हैं कि उस समय जिस समय आप 60 साल के होंगे, आपका मंथली खर्च 60,000 रुपये का होगा आपके लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो हम बात कर लेते हैं कि अगले 20 साल तक, यानी कि जब आप 80 साल तक के हो जाएंगे, तो अगले 20 साल तक के लिए आपको अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए जितने पैसों की ज़रूरत होगी वो है 1.5 करोड़ रुपए। ठीक है, टोटल भी 1.5 करोड़ रख लेते हैं। शादी बची है तो शादी हमने इधर कैलकुलेट कर ली है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको अपने पूरे इस लाइफ स्पैन में लगभग 2 से 4 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ने वाली है, और ये बेसिक स्टैंडर्ड मिडिल क्लास फैमिली की बात की है। इसमें आपने पूरी लाइफ में आपने कुछ स्पेशल नहीं किया है, कोई अमीर बनने की बात नहीं हो रही है। आपने सिर्फ अपनी शादी की है, कार और घर लिया है, और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उनकी शादी कर दी है। और हाँ, अपने रिटायरमेंट के लिए भी सम एश्योर्ड जमा कर लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको ये अमाउंट बहुत बड़ा लग रहा हो,
बट इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, प्लस ये एक साथ आपको नहीं इकट्ठा करना है, आपके पास अच्छा खासा समय है अभी। ठीक है, तो ये तो बेसिक खर्च हैं जो जिसकी हमने बात कर ली है। इसके बाद एक और चीज़ की मैं आपसे बात करूँगा, और वो कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपके प्लानिंग के बिना भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। जैसे कि पहला है मेडिकल इमरजेंसी। आप सब कुछ प्लान करके चल रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहे हैं, बस अचानक आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, या आपका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको भी पता है आज की मेडिकल कंडीशन जो है, आपका आसानी से 1 से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कितना भी खर्च हो जाएगा, आपका अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। और अगर आपने इसकी प्लानिंग ऑलरेडी नहीं कर रखी है तो ये आपके इस लाइफ स्पैन में से कुछ ना कुछ लेके जाएगा, चाहे वो आपकी कार हो, चाहे वो आपका घर हो, या वो आपके बच्चों की एजुकेशन हो। कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा अगर इतना बड़ा अमाउंट आपका अचानक से खर्च हो जाता है तो। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको कंसीडर करके चलना है। दूसरी चीज़ है वो है इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है, ये वो चीज़ें हैं जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे कि कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से हमारी जॉब चली गई, हम 2-4 महीने के लिए बिस्तर पे ही रह गए, या जैसे जो आज की सिचुएशन है, कोरोना आ गया एकदम से, पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई, तो अभी हमारा खर्च कैसे चलेगा? उस चीज़ के लिए हमारे पास हमेशा एक इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। तीसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसकी हम बात कर लेते हैं वो है गुडविल फ़ंड। ये स्पेशली एक बहुत ही अंडररेटेड फ़ंड है जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। ये गुडविल फ़ंड का मतलब है कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, या दोस्त छोड़िए, मानते हैं कि आपकी कोई फैमिली का ही मेम्बर है, उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है या किसी भी तरह की मुसीबत से गुजर रहा होता है, वो आपके पास आता है मदद के लिए कि मेरी ये कंडीशन है और मुझे इतने रुपए की ज़रूरत है। तो क्या आपके पास ये एक्स्ट्रा फंड अवेलेबल है जिससे आप उसकी हेल्प कर सकें? अब आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था, कभी आपने अपने लिए ये एक्स्ट्रा पैसे रखे ही नहीं है जिससे आप वो चीज़ स्पेंड कर सकें, जिससे आपकी गुडविल बने, है ना, जिससे आपका एक रुतबा बने समाज में। उसके लिए भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे अपने पास रखने चाहिए, ताकि कुछ भी ऐसी कंडीशन आने पे आपको सोचना ना पड़े इस चीज़ के लिए, या आपको अपने कोई ज़रूरत का फ़ंड ना काटना पड़े इस पैसे को स्पेंड करने के लिए। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया है कि जो बेसिक ज़रूरतें हमारी क्या होती हैं लाइफ में, और कुछ अनप्लान्ड ज़रूरतें भी होती हैं जिसको भी हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में कंसिडर करके चलना है। अब मैंने आपको ये बता दिया है कि आपको कब और क्या करना है। ठीक है, कैसे करना है इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जो कि हमारा पार्ट 2 होगा पर्सनल फाइनेंस का। अगर आपको ये जानकारी कुछ काम की लगती है तो इसे ज़रूर अपने जानने वालों के साथ भी शेयर करिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरा अगला वीडियो आए तो आपको भी इसका अपडेट मिल जाए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे।